वायुमंडलीय अपवर्तन। आपने संभवतः कभी कभी आग या भट्टी अथवा किसी ऊष्मा विकिरण के ऊपर उठती गर्म या उष्ण वायु के विक्षुब्ध प्रवाह के धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। आग के ठीक ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी या शीत वायु की तुलना में हल्की कम सघन हो जाती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय परिमंडल में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम से होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक होता है। वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका होता है। इसलिए तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त तारे की यह आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं है। चूंकि तारे बहुत दूर हैं, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं। क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। अंततः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह की बिंदु साइज की अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु आकाश के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। अंततः ग्रह तारों के रूप में तारों के समान टिमटिमाते नहीं। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा तात्पर्य सूर्य का वास्तव में क्षितिज के पार करना। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीला वर्ण की ओर कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की ओर प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है।
प्रकाश लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अंततः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग छोटे तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता, अतः प्रकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता। खतरे के संकेत सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है। इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखलाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। आकाश का नीला रंग गहरे समुद्र की जल का रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना कुछ ऐसी अदृश्य घटनाएं हैं जिससे हम परिचित हैं। किसी वस्तु के विलयन से गुजरने वाली प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, तथापि किसी कोलाइड विलयन से जहाँ कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यह मार्ग दृश्य होता है। टिंडल प्रभाव पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक आभासी विषमांगी विसरण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के विलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे सूक्ष्म कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता। इन कणों से विसरित प्रकाश परिवर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी सघन जंगल के कैनोपी से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। वन के कुहासे से जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, जबकि बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ये एक कैमरे की तरह है। नेत्र के भाग दृष्टिपटल, नेत्र का लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना में कई तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। दृक् तंत्रिका कोशिका का अनुभव की गई संवेदिकाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। अंधबिंदु दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका
कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। कॉर्निया या सूक्ष्ममंडल प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्रपृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आवृत्ति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। परितारिका या आइरिस यह कॉर्निया के पीछे होता है। यह गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अभिनेत्र लेंस यह रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक मुलायम सूक्ष्म झिल्ली होती है। इसमें बृहद संख्या के प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न होती है। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसे है वैसे ही देख लेते हैं। समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेली के समान पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाएं तक पक्षमा भी पेशियों द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के तरण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आँख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। नेत्र का दूर बिंदु फार पॉइंट कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए ये अनंत दूरी पर होते हैं। कभी-कभी अधिक वायु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस
दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। हम इस स्थिति को मोतियाबिंद कैटरैक्ट कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। दृष्टि के मुख्यतः 3 सामान्य अपवर्तन दोष हैं। ये हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया या जरा दूर दृष्टि दोष। इन दोषों को उपयुक्त गोली लेंस के उपयोग से ठीक किया जा सकता है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, इसे निकट दृष्टिता नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति या दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। निकट दृष्टि दोष नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर ना बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है। इस दोष के उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना अथवा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा अशोधित किया जा सकता है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल रेटिना पर ले आता है तथा इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, इसे दूरदृष्टिता फार साइटेडनेस भी कहते हैं। दूरदृष्टि दोष कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। इस दोष से उत्पन्न होने का कारण है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इस दोष को उपयुक्त क्षमता को अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। जरा दूरदृष्टिता या प्रेसबायोपिया आयु में वृद्धि होने के साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। यह पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन से कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को
ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंस बाईफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग पर अवतल लेंस होता है। यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है। यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं चक्षुषी दूर दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं। तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। लुई ब्रेल जो स्वयं एक चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे, ने चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की तथा इसे 1821 में प्रकाशित किया। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकृत पैटर्न अथवा छाप है। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषाएं, गणित तथा वैज्ञानिक संकेतक के लिए ब्रेल कोड ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। लुई ब्रेल ने ऐसा कहा। नेत्रदान। हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं। विकासशील देश के लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं। 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं तथा उनमें से अधिकांश की दृष्टि ठीक की जा सकती है। कॉर्निया अंधता से पीड़ित लगभग 45 लाख व्यक्तियों के नेत्र द्वारा प्राप्त कॉर्निया के प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। इन 45 लाख व्यक्तियों में 60% बच्चे 12 वर्ष से कम आयु के हैं। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे से पीड़ित तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है भी नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए तथा समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर या अस्पताल से नेत्र निकाल लेंगी। नेत्र निकालने के मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है तथा इसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, जलभूति, रेबीज
एक्यूट ल्यूकीमिया टिटनेस, हैज़ा, तनिका शोध, मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क शोध इंसेफेलाइटिस से संक्रमित है, या जिनकी इनके कारण मृत्यु हुई हो, नेत्रदान नहीं कर सकते। नेत्र बैंक दान किए गए नेत्र को एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है तथा उन्हें वितरित करता है। सभी दान किए गए नेत्र का चिकित्सा के उच्च मानदंडों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्यारोपण के मानकों पर खरे न उतरने वाले नेत्र को महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। दानकर्ता तथा नेत्र लेने वाले दोनों की पहचान को गुप्त रखा जाता है। नेत्र का एक युग्म कॉर्निया अंधता से पीड़ित चार व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। क्या आप जानते हैं जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उनकी ओर आता है तब भी उसे पता लग जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। यह केवल सामने अथवा पास में नहीं बल्कि पीछे का भी देख सकते हैं। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है, परंतु दिन में नहीं देख पाता है। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी, चील, गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार देख सकते हैं, लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते हैं। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया अथवा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्र में शंकु अधिक तथा शलाकाएं कम होती हैं। नेत्रों की देखभाल यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सर दर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। अपने नेत्र को कभी मत रगड़िए। यदि आपने नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्र को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाइए। अपने नेत्र को बारंबार स्वच्छ जल से धोइए। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के समीप लाकर अथवा उसे नेत्र से बहुत दूर ले जाकर मत पढ़िए। खाद्य पदार्थों में विटामिन ए की कमी से आँखों की कई समस्याएं होती हैं। इसमें सबसे सामान्य है रतौंधी। चक्षुष विकृति व्यक्तियों के लिए अप्रकाशिक सघन तथा प्रकाशिक सघन अप्रकाशिक साधनों में चक्षुषु साधन, स्पर्श साधन, स्पर्श की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग
ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके श्रवण की ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करके तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित है। चक्षुष साधन शब्दों को आवर्धित कर सकते हैं। उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। स्पर्श साधन जिसमें ब्रेल, लेखन, पाटी तथा शलाका सम्मिलित है। चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने या लिखने में सहायता करते हैं। श्रवण साधनों में कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली पुस्तकें तथा ऐसे अन्य साधन सम्मिलित हैं। बोलने वाले कैलकुलेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध हैं, जिनमें अनेक संगणना कार्य किए जा सकते हैं। बंद परिपथ टेलीविज़न भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित विषयार्थ, कॉन्ट्रास्ट तथा प्रदीप्त के साथ आवर्धित करता है। आजकल श्रवण सीडी तथा कंप्यूटर के साथ वाक्यांत भी वांछित विषय को सुनने तथा लिखने में अत्यधिक सहायक है। प्रकाशिक साधनों में द्विफोक्सी लेंस, संस्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक तथा दूरबीन साधन सम्मिलित है। जबकि लेंसों के संयोजन चक्षुष सीमाबंध के संसाधनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूरबीनी साधन चॉक बोर्ड तथा कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उपलब्ध है। कुछ चक्षुष विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है। दिवाकर नायक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। जन्म से पूर्णतः चक्षुष विकृति युक्त श्री रविंद्र जैन इलाहाबाद से अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एक गीतकार तथा गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी, जो स्वयं चक्षुष विकृति युक्त हैं, ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलन ए केलर, संभवतः सर्वविदित तथा प्रेषक चक्षुष विकृति युक्त महिला। 18 महीने की आयु उन्होंने दृष्टि खो दी थी, लेकिन उनके संकल्प तथा साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि ग्रहण कर सके। स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 सहित उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, संस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को की ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। निष्कर्ष रूप में कहें तो प्रकाश का अध्ययन न केवल भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में, बल्कि विभिन्न विषयों में इनके असंख्य अनुप्रयोगों में भी महत्वपूर्ण है। परावर्तन वह घटना जिसमें प्रकाश किसी सतह से टकराने पर अपना मार्ग बदल लेता है। प्रकाशीय उपकरणों, इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों और यहाँ तक कि कला में भी व्यवहारिक रूप से अनुप्रयोग किया जाता है। लेंस, प्रिज्म और ऑप्टिकल फाइबर के क्रियाकलाप में अपवर्तन महत्वपूर्ण है, जो चिकित्सा इमेजिंग से लेकर दूर संचार तक के नेत्रों को प्रभावित करता है। विक्षेपण, जहाँ प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है।
स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूरसंचार और इमेजिंग प्रौद्योगिकी में नवाचारों का आधार है। यह ज्ञान आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग प्रयासों और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण विभिन्न लेंसों के गुणधर्मों सहित अवतल और उत्तल दर्पणों का अध्ययन, दूरबीनों, सूक्ष्मदर्शी और कैमरों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें, दीप्त पिंड, सूर्य जैसे पिंड जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं दीप्त पिंड कहलाते हैं। अपारदर्शी वह वस्तु जो प्रकाश को अपने आर पार नहीं जाने देती। पारदर्शी वह वस्तु जो प्रकाश को अपने आर पार जाने देती है। पारभासी वह वस्तु जो प्रकाश को आंशिक रूप से अपने आर पार जाने देती है। परावर्तन किसी सतह से टकराने पर प्रकाश का वापस लौटना। अवतल लेंस जो अंदर की ओर वक्रित होता है और प्रकाश को अपसारित करता है। अवतल दर्पण वह गोली दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित होता है। उत्तल लेंस के बाहर की ओर वक्रित होता है तथा प्रकाश को अभिसारित करता है। उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होता है। सीधा प्रतिबिंब जो वस्तु के समान दिशा में होता है। आवर्धित प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जो बिंब से बड़ा होता है। आवर्धक लेंस एक उत्तल लेंस जिसका उपयोग छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। प्रिज्म श्वेत प्रकाश को रंगों की भट्टी में विभक्त कर देता है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात प्रकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक वर्णक्रम है। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश की वास्तविक अभिसारी या अपसारी किरणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है जिसे पटल पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। पक्ष दृश्य दर्पण वाहनों में लगा दर्पण जिसका उपयोग वाहन के पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। पक्ष दर्पण वाहन के किनारे लगा दर्पण जिसका उपयोग आसन्न लेंस में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। गोली दर्पण वक्रित गोली पृष्ठ वाला दर्पण जो अवतल या उत्तल हो सकता है। आभासी प्रतिबिंब प्रकाश की आभासी किरणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो वास्तव में किसी वास्तविक बिंदु स्रोत से अभिसारित या उत्पन्न नहीं होता है।